हेलो एंड वेलकम बैक। एक दिन के ब्रेक में इतना ज्यादा रिचार्ज हो जाएंगी टीम्स, ये मैंने सोचा नहीं था। जिस तरह का गेम हुआ दबंग दिल्ली और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में, हम सब उसे फाइनल की रिहर्सल कह रहे थे, या जब दो टॉप ऑफ द टॉप टीम्स क्लैश करती हैं उनका किस तरह से एक एंटरटेनिंग गेम होना चाहिए वो दिखा। वहीं उससे पहले गुजरात के लिए यूपी योद्धा से, यूपी के लिए मैंने कहा था कि क्या देर आए हैं या दुरुस्त आए हैं वो पता चलेगा, और वो पता चल गया। आज दो गेम जीतकर जो मोमेंटम लिया था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। हार गए हैं मैच गुजरात के सामने। और गुजरात जिस टीम का ये नहीं समझ में आता है कि कौन रेडर है कौन डिफेंडर है, वो आज के मैच में दिखा भी। तो उस चीज को ना समझने वाली टीम के सामने अगर आप हार जाते हैं, तो मुझे लगता है यूपी योद्धास को ज्यादा डिसअपॉइंट होना चाहिए। वहीं गुजरात, उनके फैंस और उनकी टीम खुशी मनाएगी आज, क्योंकि जिस तरीके से जीते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बूस्ट मैं कहूंगा ये लीग के स्टेज में। क्योंकि मैथमेटिकली अभी भी उनका पॉसिबल है पहुंचना। तो अगर वो मैथमेटिकल चांस को ले लेते हैं तो शायद क्वालिफाई कर जाए। और आज काफी कंफर्टेबल दिखी उनकी टीम। तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। इन इन दोनों गेम्स का इन डिटेल एनालिसिस करें उससे पहले मैं 5 सेकंड वेट करता हूं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक। ज्यादा डिटेल में बात करूंगा दबंग दिल्ली और हरियाणा स्टीलर्स के गेम की, क्योंकि उसके जो पॉइंट्स हैं मुझे कुछ उसमें खास पॉइंट दिखे जो मैं बात करना चाहता हूँ। उतना डीप एनालिसिस करते नहीं हम गेम्स का, बट आज करेंगे। तो यूपी योद्धास और गुजरात टाइटंस के गेम का एक रिव्यू कर लेते हैं फटाफट से। उस गेम में पहले यूपी योद्धास को देखते हैं, जो कि टीम इन फॉर्म आ रही थी। उनको मुझे लगता है सिर्फ एक चीज करनी थी कि जो उन्होंने पिछले दो गेम्स में किया उसे कंटिन्यू करते। कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट कुछ नया ट्राई करने की जरूरत नहीं थी। आपकी रेडिंग चल गई थी, आपका डिफेंस थोड़ा थोड़ा रिदम पकड़ रहा था, लेकिन आज उस गेम में बिल्कुल ऑफ शेडो दिखा पूरा डिफेंस। सुमित एकमात्र डिफेंडर जिसके 4 पॉइंट है, उसके बाद पूरे डिफेंस के 4 पॉइंट है। अगर आप 8 या 9 पॉइंट खेलेंगे एक गेम में जहां सामने गुजरात की टीम जो है वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है रेडर्स के साथ, उनके सामने अगर आपका डिफेंस नहीं चलेगा तो आप मैच हारेंगे। और वही हुआ। जिस तरीके से यूपी ने स्टार्ट किया था गेम को, मुझे लग रहा था कि आज काफी एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट दिखा वापिस से। लेकिन फिर उस स्टार्ट को, वो उनकी जो गलतियां, माइनर गलतियां वो करते हैं बीच में गेम में कहीं एक जगह पे जहां उनको मोमेंटम पिक करना होता है, या जहां उन्हें रूथलेस होना पड़ता है कि अब हम ऑल आउट देंगे सामने वाली टीम को, वो नहीं देते हैं। रेडर्स आज मुझे लगता है वापिस से थोड़ा बबल में दिखे, जहां पे वो वही अपनी पुराने वाली एक्टिविटीज करते दिखे, जैसे बोनस लिया आ गए, टच पॉइंट के लिए ना जाना, तो वो चीज। वहीं पे भवानी राजपूत अच्छी रेडिंग की उन्होंने, लेकिन उनको सपोर्ट में उतना अच्छा साथ नहीं मिला, तो वो एक प्रॉब्लम। तो आज वो पुरानी प्रॉब्लम वापिस से दिखी है यूपी के लिए। मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ से इस गेम से कि यूपी योद्धा वापिस से अपने जो पिछले दो गेम्स है उनको देखें, वहां से समझे कि उन्होंने क्या सही किया था, क्या वो सही कर रहे थे जिसकी वजह से वो जीते। उस चीज को वापस से इम्प्लीमेंट करें मैच के ऊपर, ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के साथ ना जाए। रेडिंग और डिफेंस फॉर्म पकड़ रहा था, उसको उसी तरीके से खेलने दे। गुजरात टाइटन, उनके लिए टीम शीट का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे टीम शीट पे आप बोलते हैं कि ये रेडर है, ये डिफेंडर है, ये ऑलराउंडर है, वो उनके लिए कुछ नहीं है। वो हर प्लेयर को एक नया रोल देके भेजते हैं। आप शादलू से रेडिंग करवा देते हैं, आप अंकित डिफेंस में खेल रहे हैं। तो उनका क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है या वो क्या ट्राई कर रहे हैं वो कोच को ही पता है। आज चल गई चीज, तो वो उनका बेनिफिट हो गया। अब वही बेनिफिट को अगर आप देखते हैं, अगर वो बैकफायर कर जाता तो आप हो सकता है एक बुरी हार भी ले सकते थे। बट पॉजिटिवली देखें तो अच्छा गेम गुजरात के लिए। वहां पे आपके हर प्लेयर ने पॉइंट्स लिए, शादलू मिक्स परफॉर्म किया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, राकेश की रेडिंग अच्छी, आज उनको कैप्टनसी दी। और वो चीजें देखते हुए आप पॉजिटिव लेकर जाएंगे, लेकिन ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट क्या आप हर गेम में करना अफोर्ड कर सकते हैं, वो एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। गुजरात जिस सिचुएशन में भी है वो एक फाइन थ्रेड के ऊपर है। उनको जिस दिन भी एक टीम हराएगी, वो उनका प्लेऑफ्स का जो वो एक सिचुएशन और एक मैथमेटिक्स है वो खत्म होता दिख जाएगा। तो उनको मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा अब ये एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन आप इतने भी ना करें कि वो एक्सपेरिमेंट आपको ही दिक्कत दे जाए। तो उस चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि गुजरात को भी अब अगले गेम्स में आज जीते हैं उसको कंटिन्यू करें। वहीं पे अगर नेगेटिव साइड पे भी देखें गुजरात की, तो कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ प्लेयर्स मुझे लगता है अभी भी उस तरह से क्लिक नहीं कर रहे हैं, या वो कोच के सिस्टम में फिट नहीं हो रहे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है। आप हर गेम में ऐसा ये सोच के नहीं जा सकते कि आज ये प्लेयर अगर कुछ कर देगा तो हो जाएगा, या किसी सरप्राइज एलिमेंट के
बेसिस पे आप नहीं जीतना चाहते। आप चाहते हैं कि आप एक सेट कॉम्बिनेशन से खेलें जैसा बाकी टीमें खेल रही हैं, और आपके प्लेयर सभी अपना इनपुट दें और अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो वो चीज देखते हुए मुझे लगता है आज जीते हैं, सेलिब्रेट करें, लेकिन अगले गेम में उस चीज को प्रिपेयर करके जाएं ताकि उतना अच्छा वो प्रॉब्लम ना दिखे। करता हूँ दूसरे गेम की, जो मुझे लगता है कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम अभी तक सीजन में जिस तरह से टेबल चली है और जिस तरह से टीमें खेली है, एक क्लैश ऑफ टॉप टीम्स। और जिस तरीके से मैच हुआ भी, जैसा टीमें थी और जिस तरह का एंटरटेनर गेम ये हुआ, उसको देख के मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें आज काफी चीजें देखकर जाएंगी और काफी चीजें उन्हें देखनी चाहिए। मैं काफी डिटेल में बात करूंगा आज, हो सकता है कुछ चीजें जो मैं बात करूं वो इन डेप्थ में जाएं और वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाती हैं, बट इस गेम पे मुझे बात करनी लगता है कि वर्थ इट है। तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट हाफ की बात करता हूँ। जिस तरीके से गेम स्टार्ट हुआ, जो पहले 10 मिनट गए जहां पर दोनों टीमें कट टू कट खेल रही हैं, बिल्कुल संभल कर खेल रही थी और बहुत ही एक कॉशियस अप्रोच से खेल रही थी। कोई भी टीम इनिशियल स्टेज में लीड कंसीड नहीं करना चाहती थी। गलतियां हो रही थी डिफेंसिव से इधर उधर, थोड़ा सुरजीत डिफेंस में उस टाइम पर मुझे लगा कि शेकी दिखे। वहीं पे जो कवर्स के पोजीशन पे हरियाणा स्टीलर्स के प्लेयर थे, वो थोड़े से मतलब कॉशियस थे, थोड़ा शेकी थे कि उनको भी वो उतना जल्दी जाकर अटैक नहीं कर रहे थे रेडर्स को, जो कि मुझे लगता है कि एक सही चीज भी है, क्योंकि जब आप ऐसी अच्छी टीम के सामने खेलते हैं और वहां पर अगर आप अर्ली लीड कंसीड कर लेते हैं तो आपके लिए कमबैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और वही चीज हुई भी। जब पहला फेज निकला फर्स्ट हाफ का, सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, वो हुआ भी। जैसे ही सेकंड फेज स्टार्ट हुआ फर्स्ट हाफ का, वहां पे दिल्ली ने थोड़ी सी रिस्की अप्रोच ली, थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की कि हम जाकर अग्रेसिवली खेलें, और वो उनके गेम में दिखा और वो पॉइंट्स में भी दिखा, और दिल्ली के पास एक अच्छी लीड आई। लेकिन उस चीज में भी कुछ चीजें मुझे लगता है जो दिल्ली चाहेगी कि बिल्कुल ना हो अगले गेम्स में, वो है आप जब ऑल आउट देने वाले हैं किसी टीम को, आपकी टीम ऑल आउट के बिल्कुल क्लोज है, आप हरियाणा को बार बार गेम में आने दे रहे हैं, आप एक पॉइंट और बोनस, एक पॉइंट और बोनस दे रहे हैं, जिसकी वजह से हरियाणा वो एक बैक स्टेप नहीं जा रही है। वो अभी भी उनका परफॉर्मेंस उस तरह का है कि वो गेम में बने हुए हैं, उनको वो एक होप अभी भी दिल रखी है। चीज का मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो अगर आप देखेंगे स्कोर पहले फेज और सेकंड फेज में, तो बहुत डिफरेंस है। फर्स्ट फेज बिल्कुल कॉशियस, सेकंड फेज में एग्रेशन दिखा दिल्ली की तरफ से, लेकिन उसी एग्रेशन में गलतियां भी दिखी। आपके अगर रेडर्स ऑल आउट रेड में जाकर डिफेंडर को एडवांस टैकल करेंगे, या आपके कवर प्लेयर्स उस तरीके से जाएंगे कि हाफ हार्टेड टैकल के लिए, तो टीम को कमबैक का चांस मिलता है। वो मुझे लगता है आप नहीं देना चाहते हैं अगर आप दबंग दिल्ली की टीम है। वहीं हरियाणा, उस चीज को उन्होंने कैश इन किया सेकंड हाफ में। जिस तरीके से उनको फर्स्ट हाफ में वो चांसेस मिलते रहे जहां विने जा रहे हैं, एक बोनस और एक टच पॉइंट ला रहे हैं, ऑल आउट बचा रहे हैं, वो चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि हरियाणा स्टीलर्स ने उसको अच्छे से कैश इन किया। सेकंड हाफ में बहुत ही सही तरीके से उन्होंने कमबैक प्लांट किया। इस तरीके से हाफ टाइम पर दबंग दिल्ली लीड लेकर गए हैं, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में थोड़ा सा दिल्ली ने ना आकर अपने आप को कंटेन कर लिया कि हम थोड़ा स्लो करते हैं गेम को, हम थोड़ा सा हरियाणा को चांस नहीं देंगे गेम में आने का। बट हरियाणा हरियाणा है। आप सेकंड हाफ में जो हरियाणा स्टीलर्स खेली है अब तक, पिछले जितने भी मैचेस में वो ट्रेल कर रहे हैं, जहां पर वो लीड कंसीड करके हाफ टाइम में जाते हैं, उन गेम्स में अगर आप हरियाणा स्टीलर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे, तो वहां पे हरियाणा स्टीलर्स बहुत ही अच्छा कमबैक करती है सेकंड हाफ में। उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, मुझे लगता है कोच का मोटिवेशन वो सबसे बड़ा फैक्टर है। तरीके से मनप्रीत ने अपनी टीम को मोटिवेट किया फर्स्ट हाफ के एंड पे, वो दिखा सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस में। और उसके साथ प्लेयर्स को वो चीज इनपुट मिलना कोच से, और वो चीज कोर्ट पे दिख जाना, वो प्रैक्टिस है। और उस चीज को मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, बट वो किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके जो एक कोचिंग यूनिट की जो इनपुट्स और जो एक मोटिवेशन जिसे बोलते हैं, वो वैल्यू क्रिएट करती है। और जिस तरीके से सेकंड हाफ में खेला, सेकंड हाफ बिल्कुल एक डिफरेंट हरियाणा दिखी। और अब मैं सेकंड हाफ पे आ ही रहा हूं, तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज जो देखने वाली है कि सेकंड हाफ में दिल्ली ने क्या किया। जब एक टीम लीड लेकर जाती है हाफ टाइम पर, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अब गेम को कंट्रोल करेंगे, हम अपने हिसाब से गेम को चलाएंगे। लेकिन दिल्ली के साथ उल्टा हुआ। दिल्ली ने सेकंड हाफ में आते ही, या तो वो एक जो स्टेडी अप्रोच का रीजन की उतना ज्यादा रिस्क ना लेना, या वो ये स्लो कर देना गेम को, वो उनको बैकफायर किया आज। उस चीज को देखते हुए
आपका डिफेंस सेकंड हाफ में एकदम साइलेंट हो गया, और जो हरियाणा के रेडर्स और जो हरियाणा का डिफेंस एक तरह से बैकफुट पर था, उनको चांस मिला कि अब एग्रेसिव खेले, और वो खेले भी। सेकंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस ने और यूपी के डिफेंस में कितना डिफरेंस है, और जिस तरीके से रेडिंग ने खेला हरियाणा के लिए, वो मुझे लगता है बहुत ही एक कमबैक स्पिरिटेड गेम दिखा। और उसमें स्पेशल जो आप अगर परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो मुझे लगता है विनय आज वन ऑफ द बेस्ट गेम उनका इस सीजन में। आप जब किसी रेडर को रिटेन करते हैं, आपका मेन रेडर ऑलरेडी इंजर्ड है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जिस पर बैट किया था ऑप्शन में वो आपको रीपे करे, और वो हुआ। विनय एक बहुत अच्छी उन्होंने रेटिंग दिखाई। आज जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट हाफ में ऑल आउट बचाया बार बार, वो बता रहा था कि उन्होंने अपनी टीम को गेम में बनाया। तो वो चीजें हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कुछ टॉकिंग पॉइंट्स या जो कुछ टेक अवेज मुझे दोनों टीमों के लिए दिख रहे हैं, वो हरियाणा के लिए ऑब्वियसली आपको जरूरी नहीं है कि हर बार कमबैक करके ही जीतना है। आप जब स्टार्ट एक आपने अच्छा स्टार्ट किया, आप टो टू टो चल रहे हैं किसी टीम के साथ, वहां पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी टीम उस चीज को कंटिन्यू रखे एटलीस्ट वो फर्स्ट हाफ। वहां पर आप हाफ टाइम पर फिर चीजें रिकंसिडर करते हैं कि किस तरीके से आपको चेंज करना है। बट अभी इस सिचुएशन में जैसे उन्होंने सेकंड फेज में लीड कंसीड की, वो एक मुझे लगता है प्रॉब्लम है, और वही रीजन है कि लास्ट में उनको वो डेस्परेशन की स्टेज आ गई कि कमबैक करना ही पड़ा। और ऑलमोस्ट कमबैक कर गई थी दबंग दिल्ली के सामने हरियाणा स्टीलर, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा वो लास्ट रेड में उनका एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, वो चीज मुझे लगता है। दूसरी चीज है जो उन्हें देखना होगा कि आप जब सेकंड हाफ में चेस कर रहे हैं गेम को, आपको क्लॉक के ऊपर पूरा अच्छे से कंट्रोल देखना होगा, क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते कि हम गेम में जाते हुए देखेंगे, आपको प्लान करना होगा। और लास्ट रेड में अगर प्लानिंग सही होती, मुझे लगता है, और वहां पर मुझे लगता है हरियाणा के पास चांस था कि वो एक रेड दिल्ली से डलवाते, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली का एक ही प्लेयर मैट पर था। अगर वहां ऑल आउट लेती हरियाणा, तो हरियाणा ही मैच जीत सकती थी, जो एक बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट कमबैक्स होते इस सीजन के। क्योंकि आप कमबैक बहुत हुए इस सीजन, मैं ये नहीं कहता कि कमबैक नहीं हुए, कमबैक काफी हुए, लेकिन आप जब टीम्स का लेवल देखते हैं और टीम जिस रिदम में खेल रही होती है, वहां पे देखने के बाद जो आप कमबैक की एक वैल्यू करते हैं, वो पता चलता है। हरियाणा अगर ये गेम जीतती, ऑलरेडी वो बहुत गेम जीते हैं पिछले एक वीक में, उसके साथ ये गेम जीतना, मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक बहुत ही स्टेबल कंडीशन में ले जाता। आज हारे हैं, अगेन बहुत ज्यादा उस पर एम्फेसाइज नहीं करना चाहेंगे कोच। वो चाहेंगे कि टीम रिकवर करे, टीम आगे उसमें जिस तरीके से उनको अगले गेम्स में प्लान करना है वो करे, और अपने गेम को कंटिन्यू रखें, ज्यादा इस गेम को कंसीडर ना करें। लेकिन जो गलतियां हुई फर्स्ट हाफ में, जो गलतियां हुई सेकंड हाफ में, और स्पेसिफिकली जो टाइमिंग मिस्टेक्स हैं, जहां आपको टाइम का कैलकुलेशन रखना है रेड्स में, वो चीज को मुझे लगता है देखना होगा और सोचना होगा। वहीं पे अब गलतियां हमने अगर हरियाणा स्टीलर्स की देखी है, तो दबंग दिल्ली की बात करते हैं। दबंग दिल्ली, उनके लिए सब कुछ सही है। उनकी रेडिंग में आशु मलिक बहुत अच्छी रेडिंग कर रहे हैं, और इंडिविजुअल लेवल पर आपको गेम्स में बनाकर जिता रहे हैं। वहीं पे डिफेंस, आज मुझे लगा, क्योंकि सामने वाली टीम में विनय अच्छी रेडिंग की है, बट दबंग दिल्ली का डिफेंस मुझे लगता है सेकंड हाफ स्पेसिफिकली तो है ही कि स्लो खेले, थोड़ा साइलेंट रहा। फर्स्ट हाफ में भी बहुत ज्यादा कोई डिफेंसिव आउटपुट नहीं दिख रही थी। फर्स्ट हाफ में आशु मलिक अपने इंडिविजुअल लेवल पर पॉइंट्स ला रहे थे, तो डिफेंस भी कहीं ना कहीं उनकी शैडो में ढका गया हुआ था। बट अब सेकंड हाफ में जैसे ही हरियाणा ने थोड़ा सा पेस पिकअप की, वहां पर दबंग दिल्ली का डिफेंस थोड़ा सा ठंडा दिखा। तो वो उनके लिए कंसर्न, उनके लिए मुझे लगता है एक बड़ा कंसर्न जो मैंने लास्ट दो गेम में देखा है, इस गेम से पिछले गेम में भी, वो ये है कि आप क्लच नहीं हो रहे हैं, आपको क्लच होना होगा। अगर आप टाइटल के लिए जा रहे हैं तो क्लच होना होगा, अदरवाइज आप फिर फाइनल्स में या आप प्लेऑफ्स में भी इसी तरीके से स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि आप अगर सामने वाली टीम लास्ट मैन डाउन है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको ऑल आउट दें और अपनी लीड एक्सटेंड करें। अगर फर्स्ट हाफ में दबंग दिल्ली जिस तरीके से दो बार उन्होंने ऑल आउट का चांस मिस किया, अगर वो अपने चांसेस लेते, तो मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में हरियाणा के ऊपर उनकी एक अच्छी लीड आ जाती। उसके बाद टीमें फिर इजीली स्ट्रॉन्ग टीम्स के सामने नहीं सोचती कम करने का। ऑल्दो वो हरियाणा स्टीलर्स है, वो सोच सकते हैं क्योंकि उनके कोच उस तरीके से उनको खिलाते हैं। बट मुझे लगता है दिल्ली को यहां से ये चीज सोचनी होगी। एक और चीज मुझे लगता है,
जीतने के अंदर आप पॉजिटिव देखते हैं, मुझे लगता है एक नेगेटिव जो आज मुझे दिखा अभी भी, वो ये है कि सपोर्ट रेटर। आशु बहुत अच्छी रेटिंग कर रहे हैं, बहुत ही सही खेल रहे हैं, लेकिन उनके बाद सेकंड सपोर्ट रेटर नहीं है अभी भी जो उनको कंसिस्टेंटली सपोर्ट दे। तो वो कंसर्न मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है वहां पर, क्योंकि आप जीत रहे हैं वो चीजें दिख नहीं रही है, जिस दिन वो एक्सपोज होंगी वो चीजें प्रॉब्लम देंगी दबंग दिल्ली को की। तो ये चीजें मुझे लगता है दबंग दिल्ली को देखनी चाहिए। ओवरऑल डिफेंस को भी थोड़ा सा अपनी रिदम रखनी होगी। हर गेम में आप ये नहीं सोच सकते कि एक डिफेंडर हाई फाइव लगाएगा बाकी एक एक दो दो पॉइंट लेंगे। आज भी अगर आप देखें, किसी भी डिफेंडर ने बड़े डिफेंस पॉइंट नहीं लिए दिल्ली के लिए। ओवरऑल कलेक्टिव डिफेंस अच्छा खेलता है, लेकिन वो आपको चाहिए कि हर प्लेयर उस कॉन्फिडेंस में रहे कि मैं 5 पॉइंट ले सकता हूँ। वो चीज अगर नहीं रहेगी तो दिल्ली वहां पर भी थोड़ा आने वाले गेम में जहां पर बार रेज होंगे, टीमें अपना को अपना लेवल रेज करेंगी, वहां पर उनको थोड़ा सा संभलना होगा। तो इन दोनों टीमों का मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दोनों टीमें अभी भी जिस स्पेस में हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि उनको इस गेम को ये सोचना चाहिए कि हमने अच्छा परफॉर्म किया, हम नेक्स्ट गेम में यहाँ से क्या पॉजिटिव लेके जा सकते हैं, क्या नेगेटिव पे काम करके जा सकते हैं। अदरवाइज दोनों टीमें टॉप ऑफ द टेबल है, सेकंड है, एक एक फर्स्ट है, एक थर्ड है, तो उनको मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी उतनी ज्यादा। आने वाले कुछ और गेम जीतेंगे, आप प्लेऑफ्स की बर्थ ऑलमोस्ट कंफर्म कर लेंगे। प्लेऑफ्स की बात हो रही है, बर्थ कंफर्म करने की बात हो रही है, जो आज दो मैचेस हैं, पटना पायरेट्स और तेलुगु टाइटंस वर्सेस साउथ का ये मुकाबला है। एक टीम टेबल में ऊपर बैठी है, एक टीम टेबल में नीचे बैठी है। दोनों ही टीमों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी है और अपनी अपनी पॉजिटिव्स भी। लेकिन ज्यादा कंसर्न किसको होगा अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं कहूंगा पटना पायरेट। क्योंकि उनके पास एक तो मेन रेडर इंजर्ड है, मनिंदर वो शुरू में ही इंजर्ड हो गए थे। अब अयान है, अयान को सपोर्ट रेडर मिल नहीं रहा है। अगर सपोर्ट रेडर मिलता है तो उस दिन डिफेंस नहीं चलता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम किस दिन कौन सी आती है उन्हें खुद नहीं पता। तो वो तो गेम में जाएंगे तो उनकी प्रॉब्लम दिखेगी। बट अच्छा क्या कर सकते हैं, पिछले गेम से कॉन्फिडेंस लें। कुछ गेम अच्छे जीते हैं पिछले गेम्स में, उससे कॉन्फिडेंस लें। आप जिस टीम के सामने खेल रहे हैं तेलुगु टाइटंस, वो टीम में भी कोई इतना ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको कमियां ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, वो टीम भी स्ट्रगल कर सकती है। इस गेम में जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है रादर देन एक स्ट्रेटेजी। और कोच किस तरीके से अपनी टीम को एक लास्ट एडवाइस देते हैं कि आप ये करिए जाकर कोर्ट के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि तेलुगु टाइटंस उनके पास भी रेडिंग में दो ही रेडर हैं जो थोड़ा सा मुझे लगता है अभी पिछले एक दो गेम में थोड़ा शेकी दिखे। उनको अगर वो कंट्रोल करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके पास चांस है अपने आप को कंटेंशन में लाने का वापस प्लेऑफ्स की। जो वो ज्यादा बाहर गए नहीं है, पटना अभी भी कमबैक कर सकती है, उनके पास वो चांस है। और उनकी सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है टेबल में। मुझे लगता है कुछ प्लेयर्स जो स्पेसिफिकली, जैसे अगर पटना की बात करूं तो अयान डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा। उनकी परफॉर्मेंस डिसाइड कर देगी आधा पटना का गेम की वो कहाँ जाता है। डिफेंस मुझे लगता है कॉर्नर, स्पेसिफिकली कॉर्नर और लेफ्ट कवर। अब ये दो पोजीशन में क्यों बोल रहा हूँ, कॉर्नर दोनों ही जरूरी है, लेकिन लेफ्ट राइट कॉर्नर और लेफ्ट कवर इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके दोनों सामने रेडर जो हैं वो लेफ्ट रेडर है। दोनों जो आपके रेडर हैं वो लेफ्ट रेडर है, भरत और विजय मलिक। अगर आपका राइट कॉर्नर आज स्ट्रगल करेगा और लेफ्ट कवर स्ट्रगल करेगा तो आपको रेडर्स पॉइंट देते हुए जाएंगे। वो चीज रोकने के लिए उनको चलना होगा। तो उनके ऊपर मुझे लगता है काफी ज्यादा एक गेम का इंपॉर्टेंस मेंटेन रहेगा। वहीं पे दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस, उनको मुझे लगता है अब डिफेंसिवली थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि रेडिंग वाइज उनके पास दोनों रेडर ऐसे हैं जो आपको उतने पॉइंट ला देते हैं कि आपका गेम चलता रहे। लेकिन डिफेंस कभी कभी अल्ट्रा अग्रेसिव जाता है, वहां पर वो पॉइंट लूज करता है और वो उस तरीके से खेलता है जहां पे वो लीड कंसीड कर लेता है। फिर आपके रेडर्स के पास स्कोप ही नहीं बचता है कि आप कम करें। तो उस चीज को देखना होगा। और मुझे लगता है कि रेडर्स में भरत के ऊपर अगेन बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी है तेलुगु टाइटंस की, उनको चलना होगा। अगर वो अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तेलुगु टाइटंस के पास स्कोप है पटना को अच्छे से वो एक क्योंकि उनका डिफेंस उतना नहीं कर रहा है, पटना का डिफेंस जिस तरीके से खेल रहा है, अगर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे पटना के डिफेंस पे वो थोड़ा ब्रेक होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गेम है इसका जो की है वो डिफेंस के हाथ में, स्पेसिफिकली कॉर्नर्स।
जो मैंने पहले भी बताया। तो कैसा डिफेंस खेलता है दोनों टीमों का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज हो सकती है कि अगर अयान जैसा वो कभी 25 पॉइंट की गेम खेलते हैं जिस तरह से, अगर वो वैसा 25-26 पॉइंट की गेम खेल जाते हैं तो मुझे लगता है फिर रेडिंग डिसाइड कर देगी वो चीज। बट अभी के सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है डिफेंस इज द की। बाकी क्या होता है उस गेम में वो देखना होगा। मुझे लगता है यहाँ पे तेलुगु टाइटंस को थोड़ा एज है, क्योंकि उनकी टीम में फिर भी एक से ज्यादा प्लेयर है जो परफॉर्म करके उनको मैच जिता रहे हैं। तो वहां वो चीज मुझे दिख रही है। वहीं पे आज की दूसरी गेम बंगाल वॉरियर्स और पुनेरी पल्टन, एक कलेक्टिव कंपोज टीम के सामने एक वन मैन शो। मैं तो यही कह सकता हूँ इस गेम को। इससे ज्यादा मुझे, इससे इजी मेरे लिए डिफाइन करने के लिए इस गेम में कुछ नहीं है। पुनेरी पल्टन की तरफ अगर आप देखेंगे, वहां आपको एक से एक रेडर मिल जाएगा, आपके पास हर वेरिएशन का रेडर है। फिर आपका डिफेंस, कॉर्नर्स बहुत सॉलिड, कवर्स भी अब धीरे धीरे रिदम में आ गए हैं, तो वो भी अच्छी चीज। उनके पास वो हर चीज है जो उन्हें ये मैच में फेवरेट्स बनाती है। अब उनको अगर कोई चीज फेवरेट नहीं बनाती है, अब बंगाल वॉरियर्स ऑलरेडी दलदल में है, उनको दलदल से निकाल सकते हैं दलाल, देवांग दलाल। और वो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर उनको 50% सपोर्ट भी देती है टीम, वो अपने लेवल पे गेम निकाल सकते हैं पुनेरी पल्टन के सामने से। लेकिन बात वही है कि क्या वो बंगाल का डिफेंस और बंगाल के सपोर्ट रेडर उस तरह से खेलने वाले हैं, क्या पुनेरी पल्टन उनको अलाउ करेगी? क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ बंगाल के खेलने की नहीं है, यहाँ पुनेरी पल्टन वो टीम है जो इस गेम को डिक्टेट करना चाहेगी अपने हिसाब से, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है अपने 2 पॉइंट लेकर टॉप ऑफ द टेबल जाकर बैठने की आराम से। तो वो किस तरीके से इस गेम को डिक्टेट करना चाहते हैं, वो मैटर करेगा रादर देन कि बंगाल कैसा खेलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम में बैटल्स बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग है। विशाल भारद्वाज अगर खेलते हैं तो मुझे लगता है कि देवांग और विशाल की जो जो राइट रेडर और लेफ्ट कॉर्नर की बैटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वहीं पे कवर्स पे गुरदीप और उनके साथ जो भी खेलने वाले हैं, वो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कितना कलेक्टिव रहता है और कितना एक साथ को खेलते हैं कॉर्नर्स के, वो डिसाइड कर जाएगा कि आपके रेडर्स किस तरह से बंगाल के रुकने वाले। अगर बंगाल, मुझे लगता है इस गेम में एक चीज मैं एडवाइस देना चाहूंगा बंगाल वॉरियर्स को, जो मुझे लगता नहीं है कि अभी तक उन्होंने किया इस सीजन में, बट मेरी तरफ से ये एक एडवाइस रहेगी बंगाल को कि आप ना इस गेम में एक सरप्राइज एलिमेंट डालिए। वो कोई भी एक रेडर डाल दीजिए उठाकर अपनी टीम में से, चाहे वो यंग रेडर, एक्सपीरियंस, किसी को भी डाल दीजिए, उसको डालें। उसको बोले कि आप इक्वल रेट दीजिए देवांग के, उसको फ्रीली खिलाइए। उससे क्या होगा ना, पुनेरी पल्टन जिस स्ट्रेटेजीज के साथ आई है, क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे उन्होंने साफ बोला था कि हम देवांग को पढ़कर आए हैं, और जिस तरह के वो रेडर हैं उन्हें पढ़ना भी पड़ेगा। तो वो चीज देखकर मुझे लगता है कि पुनेरी पल्टन अभी फिर से पढ़ के आएंगी उन्हें। आप यहाँ सरप्राइज दीजिए, आप यहाँ पर एक सरप्राइज रेडर डालिए, और मुझे ऐसा लगता है अगर वैसा करती है तो बंगाल वॉरियर्स इस गेम में एक ट्विस्ट ला सकती है। अगर वैसा नहीं करते हैं तो फिर आप बिल्कुल रिलायबल सिचुएशन पे जा रहे हैं, जो अभी तक आप करते आ रहे हैं 10 गेम में। आपकी टीम वैसी स्ट्रगल की है, अब आप उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, फिर स्ट्रगल कर सकती है, क्योंकि पुनेरी पल्टन के पास तो वो कैपेबिलिटीज है आपको एक्सप्लॉइट करने की। अगर आप फर्स्ट हाफ में अच्छा डिफेंस नहीं करते हैं, आपको पुनेरी पल्टन अच्छी लीड देकर जाएगी, आपका गेम खत्म हो जाएगा, फिर आप कितने ही अच्छा रेडर रखें उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। वहीं पे अगर आप कुछ अलग करेंगे तो शायद आपको कुछ एक्सपेक्टेड आउटपुट से अलग मिले, तो वो चीज मुझे लगता है कंसीडर करना चाहिए। बाकी इस गेम में भी मुझे लगता है कि रेडर इस गेम में की होंगे, क्योंकि सामने 3 अच्छे रेडर हैं, 4 भी हो सकते हैं। बट जो सामने एक रेडर इंडिविजुअल खेल रहा है देवांग, वो अपने वन साइडेड गेम भी चेंज कर सकता है। तो सेकंड गेम में रेडर मुझे लगता है एक की फैक्टर रहेंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आने वाले वीडियोस हैं उनके लिए स्टे ट्यून, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।